गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 की मैथमेटिक्स, जिसका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले संख्या पद्धति के बारे में कुछ जान लेते हैं। एक संख्या पद्धति होता क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। संख्याएं अपनी होती है 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक, इनको अपन बोलते हैं संख्याएं। और संख्या पद्धति क्या होता है? संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं संख्या पद्धति। अब संख्याओं के नामकरण क्या होता है? जो अपनी संख्याएं होती है 0 से अनंत तक की, इनको हम अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। संख्याओं को मुख्यतः 12 भागों में विभाजित किया है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इस तरह से इनको मुख्यतः 12 भागों में विभाजित किया है। ये सब इनके नामकरण, संख्याओं को जो नामकरण बोलते हैं वो बोलते हैं इनको। अब 12 भाग कौन से हैं वो भी देखते हैं। 12 भाग इसके आते हैं। प्राकृत संख्या पहला, फिर आता है पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, और लास्ट आता है अपना काल्पनिक संख्या। ये मुख्यतः इसके 12 भाग है। अब इनके 12 भागों को सबको एक बार समझ लेते हैं। इनकी परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं अपने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो परिभाषाएं नहीं जाननी है अपन को, लेकिन एक बार इनके बारे में विस्तृत रूप से अपन जान लेते हैं कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इन सब की परिभाषाएं क्या है और होता क्या है ये सब। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है अपना प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? वे संख्या है जिनका उपयोग अपन गणना के लिए करते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं प्राकृत संख्या। गणना के लिए, जैसे मेरे को कोई भी चीज़ गिननी है, जैसे चौक है मेरे पास बहुत सारी चौक है। इनको जब मैं गिनूंगा तो मैं गिनना स्टार्ट करता हूँ 1 से, और जहाँ तक होंगी वहाँ तक अपन गिनते हैं। तो जो संख्याएं 1 से शुरू होकर के अनंत तक चलती हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या 1, 2, 1 से शुरू होती है ये, और आगे अनंत तक चलती है। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो मैं बोल रहा हूँ जैसे, वीडियो को पॉज करके और लिख सकते हो आप। दूसरा आता है अपना पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्याओं के साथ 0 को मिलाने पर जो संख्याएं बनती है उनको अपन बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्यों बोलते हैं? जब अपन ने प्राकृत संख्या बनाई थी, 1 से गिनना स्टार्ट किया था, गिनती अपनी चली थी 9 तक, 9 के बाद में संख्या खत्म, तो अपन को मिला था 0। 0 को अपन जिस संख्या के साथ मिलाते और संख्याएं आगे बढ़ाते चले गए। 0 को 1 के साथ मिलाया, 10 बन गया, फिर 11, 12, ऐसे करते करते अपनी संख्याएं पूरी हुई। तो 0 के आने पर अपनी संख्याएं पूरी हुई, इसलिए अपन इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्याओं के साथ 0 मिलाने पर जो संख्याएं बनती है उसको अपन बोलते हैं पूर्ण संख्या। ये अपनी प्राकृत संख्या है, इसके साथ अपन ने 0 मिला दिया, ये अपनी हो जाएंगी पूर्ण संख्या। आगे वही सारी प्राकृत संख्याएं, ये अनंत तक, ये होता है अपना अनंत, जहां तक संख्याएं चल रही हैं। तीसरा आता है अपना पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? प्राकृत संख्याओं के साथ 0 को और सभी ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं बनती है उनको हम बोलते हैं पूर्णांक। तो अपनी प्राकृत संख्याएं हैं ये 1 से लेकर के अनंत तक, इसके साथ में 0 और सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं माइनस अनंत से लेकर के यह आया -3, -2, -1, साथ में 0 मिलाया, और सभी प्राकृत संख्याएं अनंत तक, ये हो जाएंगे अपने पूर्णांक। इसके बाद आता है अपना सम संख्या। पिछली कक्षाओं में अपन ने पढ़ रखा है ये सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होता है? वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा जाता है या फिर 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, उन्हें हम बोलते हैं सम संख्या। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4 या फिर 6 होता है, उन्हें हम बोलते हैं सम संख्या। इसके उदाहरण जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन सभी संख्याओं के अपन इकाई का अंक देखेंगे। जो पहला अंक होता है वो होता है अपना इकाई का अंक, दूसरा वाला होता है दहाई का। तो इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये सब होता है, तो उनको हम बोलते हैं सम संख्या। या फिर ऐसा कहते हैं कि जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा जाता है उन्हें हम बोलते हैं सम संख्या। इसमें जब अपन 2 का भाग देंगे तो सभी में 2 का भाग पूरा जाएगा।
अगला आता है अपना विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है? विषम संख्या ऐसा बोल सकते हैं कि सम संख्याओं के अलावा सभी जो संख्याएं हैं उन्हें हम बोलते हैं विषम संख्या, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा नहीं जाता या फिर 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें हम बोलते हैं विषम संख्या। जैसे 1 हो गया, 1 में 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, फिर 3, 5, 7, 9, 11, इनके अलावा सभी संख्याएं, इनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, इन्हें हम बोलते हैं विषम संख्याएं। क्या आता है अपना भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होता है? 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा और भी किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्या। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे 4 हो गया। 4 क्यों है? क्योंकि 4 में 1 का भी भाग जाता है, 4 का भी जाता है स्वयं का, और इसके अलावा 2 का भी इसमें पूर्णतः भाग जाता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या होगी। इसके बाद में आ गया 6। 6 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, उसके बाद 6 का स्वयं का जाता है। इसके बाद आ गई 8, 9, ये सब हमारी हो गई भाज्य संख्या है। इसमें 4 में 1 का स्वयं का और 2 का, 6 में 1 का स्वयं का, 2 का और 3 का, 8 में 1 का स्वयं का, 2 का, 4 का, 3 के अंदर 1 का स्वयं का और 3 का। तो ये अपनी हो गई संख्या है भाज्य संख्या है। इसके बाद अगला आता है अपना अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें 1 से बड़ी वे संख्याएं जिनमें स्वयं का और 1 के अलावा और किसी भी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होती है उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 का, 2 में स्वयं का और 1 का, इसके अलावा और किसी का भी भाग पूरा नहीं जाता है। 2 के बाद आता है 3, फिर आता है 5, 7, 11 और 13। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपनी होती है 2, 1 नहीं होती, क्योंकि अपन ने परिभाषा देखी कि 1 से बड़ी, क्या देखा था? 1 से बड़ी संख्या है। अगला पॉइंट है अभाज्य। सहभाज्य संख्याएं क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो या फिर जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, उन संख्याओं के युग्म को हम कहते हैं सहभाज्य संख्याएं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, 4 और 9। एक ऐसे लिया अपन ने, जब 4 और 9 का अपन गुणनखंड देखेंगे तो 4 के अपन गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है? 2 × 2, 9 के गुणनखंड 3 × 3। इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए इन संख्याओं को अपन कहते हैं सहअभाज्य गुणनखंड। या फिर मसपा जिनका 1 हो। मसपा कैसे निकालते थे अपन? 4 का इधर निकालते थे, 9 का 2 का भाग दिया 2 बार, फिर से 2 का दिया 1 बार, इसमें 3 का दिया 3 बार, फिर से 3 का दिया 1 बार, तो आता था अपना 2 × 2, इसका आता था 3 × 3। कोई भी अपन को उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिला तो आता था अपना जो मसपा होता था वो होता था 1। ये हो गया अपना सहअभाज्य संख्या। अगला आता है अपना परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्या। जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्या। और इसमें एक और कंडीशन होती है, q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि p/q
P बटा Q का मतलब होता है P जो है वो अपना अंश का भाग है और Q है वो हर है। अंश बटा हर के रूप में जो संख्याएं होंगी उन्हें हम बोलेंगे परिमेय संख्या। तो Q का मान 0 क्यों नहीं हो जाए, तो P का मान मैंने माना 4 है, Q का मान 0 अगर रख देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मान कुछ ऐसा आएगा। इसका मतलब होता है 0 का भाग अपन दे रहे हैं 4 में, 0 का भाग जब 4 में देते हैं तो कितनी बार जाता है, यहाँ पर किस भाग कैसे देते हैं, यहाँ पर किस संख्या से गुणा करें कि ये आ जाए। जैसे अपन 4 में 2 का भाग देते हैं तो अपन 4 लाने के लिए क्या करते हैं, किसी ऐसी संख्या से इसको गुणा करते हैं कि यहाँ पे 4 आ जाए। 2 से इसको अपन गुणा करते हैं तो अपना जो आता है उसको अपन लिखते हैं यहाँ पे, ऐसे ही करते हैं। अब मैं यहाँ पे जो संख्या लिखूंगा उसको मैं गुणा करूंगा 0 से कि मेरी संख्या आ जाए 4। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 को 0 से गुणा किया तो अपना आ रहा है 0। अगर मैं 10 से यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो 10 से भी 0 को गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 0। 100 लिखते हैं तब भी 100 को 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 0। अपन को हर मान रखने पर यहाँ पर 0 ही प्राप्त हो रहा है, तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या है। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे अपनी जो संख्या आ गई 4, ये हो गई 0। अब यहाँ पर क्या संख्या मैंने लिखी कि यहाँ पे मेरा भाग पूरा पूरा चला गया। अपन को कभी भी नहीं पता चलता है कि यहाँ पर क्या मान अपन रख दे कि इसका मान पूरा पूरा भाग चला जाए, इसलिए अपन इसको कहते हैं नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन का मतलब अपन डिफाइन ही नहीं कर सकते कि जब 0 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होगा, अपन कभी भी इसको पता नहीं लगा सकते। तो इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन, या फिर इसको अनंत से अपन प्रदर्शित कर देते हैं। इसको अनंत बोलते हैं, अपन इसको अनंत से प्रदर्शित कर देते हैं कि किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर अपन को अनंत प्राप्त होगा ना। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है, वे संख्या जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ भी कंडीशन होती है Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये तो फिक्स है कि हर संख्या P बटा Q में ये होगा, क्योंकि Q का मान जैसे 0 रखेंगे अपना आ जाएगा नॉट डिफाइन, मतलब संख्या का जो भी मान होगा वो अपना आ जाएगा अनंत। इसको अपन P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसका उदाहरण देखें जैसे, तो इसका उदाहरण होता है अपने पास √2 और पाई हो गया। पाई का मान क्यों लेते हैं, पाई को भी अपन देखते हैं कि पाई का अपन मान जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अपन रखते हैं 22/7। तो अपन इसको तो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन फिर इसको अपन ने अपरिमेय संख्या में क्यों रखा, क्योंकि जब अपन 7 का भाग 22 में देते तब अपन मान भी निकालते थे 3.14, यही मान रखते थे। तो ये तो अपना भाग भी जाता है, इसको फिर क्यों नहीं रखते अपन परिमेय संख्या के अंदर, क्योंकि जब अपन इसका 7 का भाग इसमें 22 में देते हैं तो ये पूर्णतः इसका मान नहीं होता है, और ये भी अपना लगभग मान अपन इसको मानते हैं कि अपना जो पाई का मान होता है वो होता है 22/7। तो इसका जो क्लियर मान होता है वो 3.14 तक ही नहीं होता है, इसका मान बहुत आगे तक चलता रहता है और कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। जैसे 3.14, 2, 8, 5, 7, 1, 4 ऐसे इसका मान बहुत आगे तक चलता रहता है। अपन को जो फाइनल मान होता है वो कभी भी नहीं मिलता, इसलिए इसको अपन मानते हैं अपरिमेय संख्या में। √2 का भी जो मान होता है, √2 का भी मान अपन 1.41, 4.2 ऐसे बहुत ही आगे तक चलता रहता है, और जो फाइनल मान होता है वो अपन को इसमें कभी भी नहीं मिलता है। 1, 3, 5, 6 ये बहुत ही आगे तक चलता है। और जो परिमेय संख्याएं होती है उनमें जब अपन भाग देते हैं तो उनका भाग या तो किसी अंत तक चल के रुक जाता है या फिर उनका मान नहीं रुकता है, तो अपन को वही संख्या बार बार रिपीट होने लगती है। जैसे मैं देखते हैं परिमेय संख्या में एक उदाहरण है 1/3, ये परिमेय संख्या का उदाहरण है। अपरिमेय संख्या अपन ने सीख लिया कि अपरिमेय संख्या वे संख्या जिसे अपन ने किसी 7 का भाग 22 में दिया तो उसका मान निरंतर चलता रहता है, उसका मान अपन को आखिरी मान क्या है वो अपन को पता नहीं चलता है। पॉइंटों के बाद की संख्याएं बदल बदल करके दूसरी आनी शुरू हो जाती है, पहले 1 आया, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, 1, 4 इस तरह बदल बदल के आने लगती है। परिमेय संख्या के उदाहरण में क्या होता है, 3 का भाग 1 में देंगे, भाग नहीं जा रहा, लगाया पॉइंट, यहाँ पे आ गया 0, भाग गया 3 बार,
आया 9, फिर से 1 उतारा 0, फिर से 3 बार 9, फिर से आ गया 1, फिर 3, फिर से आ गया 1, तो ये 3 3 3 3 ये चलता ही रहता है। ये जो मान है ये चलते ही रहता है। तो अपन इसको कैसे लिखते हैं 0.3 और इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं कि जो ये 3 का मान है ये बार 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 रिपीट हो रहा है। जो इस लाइन को अपन बोलते हैं वो इस लाइन को अपन बोलते हैं बार। 0.3 बार का आने का मतलब हो जाता है कि इस 3 का बार बार रिपीट हो रही है। या फिर ऐसे जैसे 1/2 हो गया, ये भी परिमेय संख्या का उदाहरण है। 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, लगाया पॉइंट, उतारा 0, 5 बार, ये भाग पूर्णतः चला गया, मान आ गया 0.5। या तो अपना मान आगे कुछ नहीं आ रहा है, पूरा सोल्व शेषफल 0 आ जाए तो अपन की हो जाएगी परिमेय संख्या, या फिर वही संख्या बार बार रिपीट होने लग जाए तब फिर वो अपनी हो जाएगी परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि जो आगे का पॉइंट के बाद जो मान आते हैं वो वापस रिपीट नहीं होते, वो बदल बदल करके दूसरे मान आने लग जाते हैं। ये हो गया अपना परिमेय और अपरिमेय संख्या में जो अंतर है। वो परिमेय संख्या अपना 8th क्लास में पूरा चैप्टर था, अपना जो पहला चैप्टर था 8th क्लास में वो अपन ने परिमेय संख्या के ऊपर ही पूरा पढ़ा था। तो काफी अच्छा क्लियर होगा वैसे तो आपका। तो अपना हो गया 10वां पॉइंट। अगला पॉइंट है अपना वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वे सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, उन सभी संख्याओं को अपन कहते हैं वास्तविक संख्या। अभी तक अपन ने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, वो सभी जितनी भी संख्याएं अपन ने पढ़ी है वो सभी अपनी वास्तविक संख्या है। रियल नंबर, इसका पूरा चैप्टर आएगा अपने अगली क्लास में, 10th क्लास में इसका पूरा चैप्टर है वास्तविक संख्या के ऊपर। तो अपन ने अभी तक जो भी संख्याएं पढ़ी है वो सब अपनी वास्तविक संख्या थी। इनका उदाहरण हो जाएगा, जैसे कोई भी उदाहरण जो अभी तक अपन ने पढ़ा है, 3/4, 1/3, ये सभी अपनी होती है। √2, ये सभी अपनी संख्याएं जो भी अपन ने अभी तक पढ़ी है ये अपनी है वास्तविक संख्या है। पाई भी अपने अपरिमेय का उदाहरण था। तो परिमेय और अपरिमेय जो भी संख्याएं थी वो अपनी सभी होती है वास्तविक संख्याएं। अगला अपना पॉइंट है अवास्तविक संख्या या फिर काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं क्या होती है? ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं हमें प्राप्त होती है उन्हें हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। इसका जैसे उदाहरण होते हैं वो होते हैं -2 और भी कोई माइनस की संख्या -5। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं हमें प्राप्त होती है उन्हें हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ये अपनी 12 जो भी संख्याएं थी, जो मुख्यतः 12 भागों में संख्याओं को बांटा गया था, ये 12 भाग थे। इनके बारे में हमने समझ लिया बहुत अच्छे से। अब जैसे क्वेश्चन अपन आगे आगे सोल्व करेंगे तो उसमें क्वेश्चन इसी के ऊपर 12 के ऊपर जो भी होंगे वो पूछे जाएंगे फर्स्ट चैप्टर के, ये इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार कि जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा कैसा होता है। तो दशमलव प्रसार जो होता है वो अपना मेन 2 तरह का होता है, शांत और अशांत। शांत दशमलव प्रसार जो शांत हो जाता है, और अशांत वाला जो अशांत नहीं होता है, पॉइंट के बाद चलता रहता है, उसको अपन बोलते हैं अशांत। तो पहले शांत के बारे में पढ़ते हैं। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? जिसका शेषफल अपन को 0 मिल जाता है, वो अपना होता है शांत दशमलव प्रसार। जैसे इसका उदाहरण हो देखते हैं। इसका उदाहरण हो गया 1/2। जब 2 का भाग 1/2 का मतलब नीचे वाली बाहर, 1 अंदर, 2 का भाग 1 में देते हैं, पॉइंट लगाते हैं 0, 5,
ये आ गया अपना शेषफल 0। तो जब अपना शेषफल 0 आ जाता है तो इस स्थिति में अपन इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। दूसरा आता है अशांत। अशांत में भी दो होते हैं। अशांत में एक तो आवृत्ति होता है, एक अनावृत्ति होता है। अशांत, आवृत्ति। अशांत आवृत्ति क्या होता है? इसमें जो शेष होता है उसकी पुनरावृत्ति होती है। शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। शेषफल की पुनरावृत्ति का मतलब क्या? जो अपना शेषफल होगा वो बार बार वही आएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे 1/3 एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं अपन। 3 का भाग 1 में देंगे, 3 का भाग 1 में दिया, भाग नहीं जा रहा, लगाया पॉइंट, उतारा 0, भाग गया 3 बार, क्या आ गया यहाँ पे 9, फिर से बच गया 1, फिर से 0 उतारा 3 बार 9, फिर से 1। तो ये जो 1 है, इस 1 की बार बार पुनरावृत्ति होती है। शेष वाले संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये अपना होता है अशांत आवृत्ति, या फिर इसको बोलते हैं अनवशानी आवृत्ति। अशांत को ही अपन बोलते हैं अनवशानी। और फिर इसके बाद में आता है जो अपना अशांत अशांत अंतरावर्ती या फिर अनवशानी अंतरावर्ती। इसमें जो शेषफल होता है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। शेषफल की इसमें जो अपना शेषफल आता है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे अभी अपन ने अपरिमेय संख्या में इसका एक उदाहरण देखा था 22/7, या फिर पाई का जो मान होता है 22/7। इसका अपन ने जब मान देखा था तो इसका मान चल रहा था 3.1428 5 7 1 4। इस तरह से ये आगे चलता रहता है। भाग देंगे जब अपन 7 का 22 में, तो अपन देखेंगे कि जो अपना नीचे शेषफल आ रहा है वो बार बार अलग अलग आता है। करके एक बार देख लेते हैं। ये मेरे पास 7 है, 7 का भाग 22 में 3 बार 21, बचा 1, पॉइंट लगाया, एक बार 3 बचे, फिर से 0 उतारा, 4, फिर से 2। तो जो अपना यहाँ पर शेषफल आ रहा है, पहले आया 1, फिर आया 3, फिर आया 2, इस तरह से ये बार बार अलग आ रहा है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो इसको अपन बोलते हैं अनवशानी अशांत अंतरावर्ती या फिर अनवशानी अंतरावर्ती। ये हो गया अपना वास्तविक संख्या है उनके दशमलव प्रसार। इसके बाद एक और है अपना लास्ट घातांक नियम। घातांक नियम, घातांक नियम में भी अपन ने 8th क्लास में काफ़ी पढ़ रखा है घातांक नियम के बारे में। घातांक नियम एक बार फिर से देख लेते हैं। घातांक नियम का पहला जो अपना नियम था वो था x की पावर a, x की पावर b, तो जो अपनी x की पावर होती थी a प्लस b। ये x जो है यहाँ पर, ये अपना कोई आधार है, कोई संख्या है, और जो a और b है ये इसकी अलग अलग घातें हैं। जब दो संख्याएं जिनके आधार समान हो, आपस में गुणा में हो, उनकी घातें अलग अलग हैं, तो अपने वो दोनों संख्याएं जुड़ करके घात में एक साथ आ जाएंगी। इसका एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। मैंने माना कि मेरी जो संख्या है वो 2 है, मेरी जो संख्या है वो 2 है, ये दोनों x, तो ये भी 2 है, ठीक है। ये बीच में ये निशान होता है, ये होता है गुणे का। घातें अलग अलग है दोनों की, इसकी मान ली 2, इसकी मान ली 3। तो ये जब आएगा अपना सोल्व होगा, तो ये 2 की घात, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं घातांक नियम के अंदर a प्लस b, तो 2 प्लस 3 ये हो जाएगा 5। तब जब इसको सोल्व करेंगे 2 को 2 से 2 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 4, और 2 का क्यूब 8, ठीक है। और 2 की घात 5, 2 को 5 से जब गुणा करते हैं, 2 की घात 5 का मतलब 2 को 2 से 5 बार गुणा, यही होता है। इसको जब अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 को 2 से 4,
फिर 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को 2 से 32, 2 की जो घात होगी 5 उसका मान आता है 32। इधर सोल्व करेंगे 8 का गुणा 4 से तो भी 32, तो 32 बराबर 32। तो या फिर इसको ऐसे सोल्व करो या फिर ऐसे, इसका जो मान आएगा वो हमेशा बराबर होगा। तो इसको अपन x की घात a इंटू एक्स की घात b को लिख सकते हैं। x की घात के ऊपर a प्लस b, घातें आपस में जुड़ जाती है। जब अपने आधार समान होते हैं तो उनके ऊपर की जो भी घातें होती है वो अपनी जुड़ जाती है आपस में। घातांक का दूसरा नियम, x की घात a बटा में x की घात b, तब ये क्या होगा, इसको और कैसे लिख सकते हैं, x की घात, ये जो a ऊपर होता है ये, और जो नीचे वाला होता है वो ऊपर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करके एक बार देख लेते हैं कि ऐसा रियल में होता है या फिर अपना आंसर दोनों में अलग अलग आता है। तो मैंने लिया x, ये अपनी कोई आधार है या फिर अपनी कोई संख्या, मैंने अपनी संख्या मानी 2, a जो घात है वो मैंने मान ली 3 बटा में नीचे अपॉन में x 2, b जो अलग घात है वो मैंने मान ली 2। इधर वाले को भी ऐसे लिख लेते हैं, x 2, a कितना माना है अपन ने 3, b अपन ने माना है 2, b आ जाएगा माइनस में। तो 2 की घात 3 कितना होता है, 2 का क्यूब 8 और 2 का स्क्वायर बटा में 4, इसको भी इधर लिख लेते साथ में, जिससे अपन को साथ में पता चलता है कि बराबर आएगा कि नहीं। 2 के ऊपर घात कितनी है 3 माइनस 2, 3 में से 2 गए 1, तो 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 1 का मतलब होता है 2। यहाँ पर 8/4 मतलब 4 का भाग 8 में देना है, तो 4 का भाग 8 में 2 बार, तो ये हो गया 2 बराबर 2 की घात 1 2। ये हो गया अपना घातांक का दूसरा नियम। क्या, x की घात a अपॉन x की घात जब b हो तो उसको अपन x की घात a माइनस b के रूप में लिख सकते हैं। अगला नियम तीसरा आता है घातांक नियम, x की घात a और घात के ऊपर घात हो तब इसमें क्या होता है, जब घात के ऊपर घात होती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है, a इंटू बी, डॉट लगाते हैं, डॉट का मतलब होता है गुणे का निशान। तो जब भी घात के ऊपर घातें होती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, 2 की घात a अपन ने माना 2, b मान लिया 3, ठीक है, जो अपना x है वो अपन ने माना 2, घात a मानी अपन ने 2 और b को मान लिया 3। सेम इधर भी मान लेते हैं, x को 2 माना है, जो इधर माना है वही इधर मानना है। तो a इंटू बी, ए अपन ने माना 2 और b को माना 3, तो 2 इंटू 3, 2 की घात 2 3, और ये 2 और 3 गुणा होंगे आपस में, तो 2 की घात 6 हो गया इधर। अब इसको गुणा करेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। 2 की घात 2 कितना होगा 4, और ऊपर घात है 3, ये 3, या तो ऐसे अपन सोल्व करेंगे या फिर 2 की घात 6, 2 की घात 6 को कैसे करेंगे, 2 6 बार गुणे में, क्या आ गया 6 बार गुणे में। संख्या को घात का मतलब होता है जितनी घात है उतनी बार गुणे में। तो 2 को पहले 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को 2 से 32, 32 को 2 से 64, तो ये अपना आ गया 64। अब इधर भी ऐसे ही करके देखेंगे, 4 की घात 3, 4 को 3 बार गुणा, तो 4 को 4 से 16 और 16 को 4 से 64, तो अपना आ गया आंसर 64 बराबर 64। मतलब या तो अपन घात को ऐसे लिख सकते हैं कि जब x की घात a और घात के ऊपर घात हो तो घातों को अपन गुणा कर सकते हैं। अगला पॉइंट, इसका चौथा पॉइंट है अपना, x की घात a और डॉट में y की घात भी a है, तो अपन इसको क्या करेंगे, अपने जो आधार है इसमें आधार अलग अलग है लेकिन जो घातें हैं वो समान है, तो इसको अपन करते हैं x इंटू वाई, और इनकी जो घात होगी वो घात आ जाएगी ऊपर। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं घातांक नियम के अनुसार। एक बार करके देखते हैं। x मैंने माना है अपना 2, जो अपनी घात है
घात मान ली 2 जो यहाँ होगी, जहाँ पर a है वो सभी घातें हैं, ठीक है। y मैंने मान लिया 3, घात अपनी इसकी भी 2 ही रखनी पड़ेगी, जो यहाँ मानी वही यहाँ पे, इधर भी x 2, y अपन ने लिया है 3, और जो अपना a है घात वो है 2, सॉरी y अपन ने लिया है 3। सोल्व करो, 2 की घात 2, 4 इंटू 3 की घात 2, 9, इधर करेंगे 3 को 2 से गुणा, 6 और 6 की घात 2, 9 को गुणा करेंगे 4 से 36 और 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया अपना बराबर। ये हो गया घातांक का चौथा नियम कि जब अपने आधार अलग अलग हो और घाते समान हो तो अपन उसको दोनों संख्याओं को गुणा कर सकते हैं, दोनों आधार गुणा कर सकते हैं, और आधार जो अपना उसका होगा घात वो आ जाएगी ऊपर। ये हो गए घातांक के 4 नियम। अब इसमें कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। अगर किसी संख्या की घात माइनस में है तो अपन उसको 1/, पॉजिटिव जब उसको करना हो घात को प्लस में लाने के, अपन उसको 1/, के रूप में लिख सकते हैं, उसको हर में भेज देंगे जिससे उसकी घात प्लस में हो जाएगी। एक और, अगर किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान होगा हमेशा 1। जैसे मैंने 2 की घात मान ली 0, तो 2 का मान कितना हो जाएगा इसका, 2 की घात 0 का मान हो जाएगा 1। किसी भी संख्या का अगर घात 0 है तो उसका मान हो जाएगा हमेशा 1। अगर किसी संख्या की घात 1 है तो उसका मान वही रहेगा, जैसे 2 की घात 1 तो उसका मान 2। अगर 100 की घात 1 है तो उसका मान 100। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और साथ में बने रहना नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बहुत जल्दी आपको अगले वीडियो मिलते रहेंगे और एक्सरसाइज अपन शुरू करेंगे और बहुत जल्द अपने चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।